हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट, और इसके बाद फर्दर और पार्ट्स आएंगे जिनके अंदर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इस चैप्टर का एक ओवरव्यू करेंगे और हिस्ट्री पढ़ेंगे भी, सेल आया कहाँ से, मतलब किसने इसको देखा, किसने इसका नामकरण किया और किन साइंटिस्ट ने क्या क्या थ्योरीज दी सेल के ऊपर अपनी अपनी। तो सेल पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बायो का मतलब लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लॉजी मतलब स्टडी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड बायोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम सब आते हैं, एनिमल, बैक्टीरिया, प्लांट्स। ठीक है, पर एक जो ऑर्गेनिज्म भी नहीं कहेंगे, एक जो सबके मन में कंफ्यूजन रहता है, वायरस। वायरस वायरस किसके अंदर आता है देखा जाए तो? वायरस जो बेटा है, यानी कि ये ऑन दी बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस जो है वो बाउंड्री पे है लिविंग और नॉन लिविंग की। अभी लिविंग कब होता है और नॉन लिविंग कब होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। जब ये एयर के अंदर होता है, एयर या और फ्री सरफेस, कहीं भी, मतलब फ्री होता है, एयर के अंदर होता है, तब तो ये होता है डेड, बिल्कुल डेड है। कोई इसके अंदर कोई इसके अंदर एक्टिविटी नहीं होगी, ना ये रेप्लिकेट करेगा, मतलब ना ये नंबर के अंदर बढ़ेगा, ना ये कुछ रेस्पिरेशन करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। पर जैसे ही ये एक होस्ट के अंदर जाएगा और किसी भी पर्सन के अंदर जाएगा, तब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगा। इसलिए वायरस को हम बाउंड्री पर रखते हैं लिविंग और नॉन लिविंग की। ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं जितने भी अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन सबको 5 किंगडम के अंदर डिवाइड करते हैं। हम नहीं करते, R.H. विटेकर साइंटिस्ट ने किया था। तो सबसे पहला आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इन 5 किंगडम के अंदर हम इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, और इन सब की जो बेसिक और फंक्शनल यूनिट है वो है सेल। बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट इज सेल। इन सब की बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट सेल है। जैसे एनिमल के अंदर एग्जांपल लेते हैं, बेसिक और फंक्शनल यूनिट कैसे। जैसे एक एनिमल है, यानी ये एनिमलिया के अंदर हम आते हैं, ह्यूमन भी आते हैं, अदर एनिमल्स भी आते हैं। तो हम हमारी जो बेसिक, यानी कि हम छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हुए हैं। जैसे एक घर है छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनता है, वैसे ही हम सेल से मिलकर बने हुए हैं, छोटे छोटे। ठीक है, हमारे अंदर सेल्स, हमारी बॉडी की कॉम्पोजिशन क्या होती है? सबसे पहले होता है एक सेल, और सेल से बनता है टिश्यू। सेल से मिलकर बनेगा टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन। ये हम बने। ठीक है, सेल, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन जैसे हार्ट, लीवर, किडनी। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, पंपिंग के लिए, फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन के लिए, जो वेस्ट मटेरियल हमारा बाहर निकलता है उसके लिए, और जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने के लिए, खाना पचाने के लिए,
और फिर आता है ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है ह्यूमन, कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब इसकी जो बेसिक यूनिट है, और फंक्शनल वो है तो देखा जाए सेल ही, सेल से ही टिश्यू बना है, मतलब बेसिक जो यूनिट है वो तो सेल ही हुई ना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म फर्दर दो तरीके से और क्लासीफाई होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर के अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, मल्टीसेलुलर के अंदर फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। मोनेरा के अंदर कौन कौन से आएंगे? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ एक ही बात है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, मतलब ये यूनिसेलुलर है। इनका जितना भी लिविंग का फंक्शन है सिर्फ एक सिंगल सेल ही करेगा। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया कि जो हमारे अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हैं, सेल से ऑर्गन, टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, तो अलग अलग ऑर्गन है वो एक ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं अभी एक फंक्शन को करने के लिए हमारे अंदर स्पेसिफिक सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। पर यूनिसेलुलर के अंदर एक ही सेल है, उसी ने ही सारा फंक्शन करना है, मतलब एक्सक्रीशन भी करना है, उसने डाइजेस्ट भी करना है, उसने एनर्जी को स्टोर भी करना है, तो वो एक ही सेल करेगा, सिंगल सेल, ठीक है। इससे नीचे एक नोट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये इस पे गौर करो, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब यूनिसेलुलर है, उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, मतलब वो खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, उनको किसी और की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो एक ही सेल है, वही सब कुछ कर रहा है। एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ। और ये दूसरा नोट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब सेल से छोटा कुछ भी इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर भी मिनिमम एक सेल तो होना ही चाहिए, एक सेल से कम सर्वाइव नहीं करेगा। मतलब सेल है, ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये सेल ऑर्गेनेलीज है, सेल ऑर्गेनेलीज, मतलब इसके अंदर भी और छोटे छोटे इसके ऑर्गेनेलीज हैं, पर ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते। मतलब इंडिपेंडेंट मतलब अकेला रहने के लिए मिनिमम एक सेल होना जरूरी है, मतलब इन सभी का ग्रुप होना एक सेल के अंदर जरूरी है, इससे कम ये सर्वाइव नहीं करेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं दो साइंटिस्ट के बारे में हिस्ट्री के अंदर, एंटोन वॉन ल्यूइनहोक एंड रॉबर्ट हुक। एंटोन वॉन ल्यूइनहोक ने सबसे पहले देखा एक लिविंग सेल, इसने लिविंग सेल देखा, लाइव सेल देखा अंडर माइक्रोस्कोप। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है भी सबसे पहले लाइव सेल किसने देखा, तो एंटोन वॉन ल्यूइनहोक। इसने क्या करा, इसने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया, माइक्रोस्कोप सबसे पहले इसने बनाया। तो इसने उसके नीचे बैक्टीरिया देखा, और इसने पॉन्ड वाटर देखा, पॉन्ड वाटर, और इसने स्पर्म्स भी देखे, ह्यूमन स्पर्म्स, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। इसने ये सब माइक्रोस्कोप के अंडर में देखा। इसने जब बैक्टीरिया देखा तो इसने देखा कि ये मूव कर रहा है, मूवेबल है, मूव, ठीक है। तो इसके समझ आया अभी ये जो छोटा सा, इसको तो पता नहीं था, तब इतना आगे हम बड़े भी नहीं थे भी, आज अब आपको पता लग गया अभी सेल होता है, पर इसको पता नहीं था भी ये जो है, इसने मूविंग थिंग देखी है छोटी सी माइक्रोस्कोप के अंडर भी, ये सेल है। मतलब सेल नेम इसने नहीं दिया, इसने देखा हाँ एक छोटा सा पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, ये उसको ये पता चल गया भी ये लिविंग है, पर उसने अभी आगे उसने उसको नाम दिया एनिमल क्यूल। इसने नाम दे दिया एनिमल क्यूल, इसने सेल नाम नहीं दिया, इसने दिया एनिमल क्यूल। इसने देख लिया भी एक एनिमल है, ये मूव कर रहा है, छोटा सा है, बिल्कुल है लिविंग। तो सबसे अब बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं भी, लाइव सेल तो इसने देखा, पर जो सबसे पहले टर्म दी ना वो दी रॉबर्ट हुक ने, गिव नाम टर्म,
यानी कि नाम जो सबसे पहले दिया ना वो रॉबर्ट हुक ने दिया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसने सिर्फ सेल को देखा, इसने नाम दे दिया एनिमलक्यूल। फर्स्ट लाइव सेल इसने देखा, पर उसको नाम दिया इसने देखा सबसे पहले डेड सेल। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल देखा, कॉर्क देखा, कॉर्क जो बोतल की ढक्कन पर आता है ना, शराब वाली बोतल होती है, या जो पेड़ होता है उसके बाहर वाला हिस्सा, वो डेड सेल्स का होता है। उसने वो देखा, उसने देखा कि ये जो है ये छोटे छोटे ऐसे डिब्बों में है, पोर लाइक स्ट्रक्चर्स है, जो कि किसकी तरह दिख रही है, मोंक्स साधु, ठीक है, उनके कमरों की तरह दिख रही है। और जो उनको कहते हैं लैटिन के अंदर सेला, तो इसने नाम दे दिया सेल्स। तो इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका ध्यान आपको रखना है। भी लाइव सेल देखा सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूइनहोक ने, ठीक है, उसको नाम इसने दिया एनिमलक्यूल। और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल को देखा और इसने उसको नाम दिया सेल, ठीक है। लेटर इसके बाद एक साइंटिस्ट और आया, लिख लो बस, उसका एक ही काम है, ज़्यादा उसके लिए अलग से नहीं बताता मैं। रॉबर्ट ब्राउन, वो रॉबर्ट हुक था, ये रॉबर्ट ब्राउन है। डिस्कवर न्यूक्लियस, सबसे पहले न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने देखा सेल के अंदर। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे भी न्यूक्लियस होता क्या है, ये तुम समझने के समझो। ये सेल, ये इसके अंदर सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है, बस अभी इतना ही समझो। इसने एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर देखा उसके अंदर, उसको नाम दे दिया न्यूक्लियस। अब तुम ये साइंटिस्ट के नेम याद कैसे करोगे, जैसे देखो एंटोन वॉन ल्यूइनहोक का है, इसके नाम के अंदर ही लिविंग है, ल्यूइन से लिविंग, तो लाइव सेल इसने देखा, ठीक है। और रॉबर्ट हुक है, ये देखो हुक से तुम समझ जाओ कि हुक क्या है। हुक, इसके नाम में नॉन लिविंग थिंग है, हुक होता है ना कांटे वाला, वो हुक है इसके नाम में, ये लो, ठीक है। ये हुक किसने देखा, रॉबर्ट हुक, तो इसने देखा डेड सेल। हुक कोई जिंदा चीज़ तो नहीं है ना। और ये रॉबर्ट ब्राउन तुम याद कर लो, हो गया। उसके बाद फिर 2 साइंटिस्ट आते हैं, मैल्थियास शेल्डन, थियोडोर शिवान। ये था जो ये जर्मन बोटॉनिस्ट था, ठीक है, और ये था ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है। जैसे देखो बोटॉनिस्ट क्या होता है, बोटॉनिस्ट हु स्टडी ऑन प्लांट्स, और जूलॉजिस्ट स्टडी ऑन एनिमल्स, ठीक है। जो प्लांट्स पर स्टडी करते हैं उनको बोटॉनिस्ट कहते हैं, और जो एनिमल्स पर स्टडी करते हैं उनको जूलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब तुम इस याद कैसे रखोगे, मेल्थियास, इसके नाम में देखो क्या है, मेथी है ना, मेथी खाते हैं अपने, इसके नाम में मेथी है। मेथी क्या है, प्लांट है, तो प्लांट से तुम याद रखना बोटॉनिस्ट। और इसके देखो शिवान बर्ड होता है ना, शिवान एक बर्ड होता है, बर्ड, इसके नाम में ही एनिमल है, मतलब बर्ड है, तो इसको तुम जूलॉजिस्ट, एनिमेलिया के अंदर ही आता है ना, तो इसको तुम जूलॉजिस्ट ऐसे याद रख लेना इसके शिवान से, ठीक है। अब देखो 1838 मैल्थियास शेल्डन एग्जामिन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। ये क्या था बेटा, बोटॉनिस्ट था, तो प्लांट्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था। तो ये रिसर्च करते हुए और इसने ये चीज़ ऑब्जर्व करी, डेट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। मतलब इसने रिसर्च करी भी ऑल प्लांट्स है वो सेल से मिलकर बने, ये बात अपन को पता है, बस ये ईयर याद रखना है, ये बोटॉनिस्ट था और इसका साइंटिस्ट का नेम याद रखना है, ठीक है। थियोडोर शिवान इन 1839, वो 1838 था, ये 1839 है। इसने देखा रिपोर्टेड डेट सेल्स हैड थिन आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। रिपोर्टेड, इसने देखा, ये एनिमल सेल्स को देख रहा था, एनिमल सेल्स में भी ये स्पेशली नर्वस सिस्टम को देख रहा था, वो देखते देखते इसने ये चीज़ नोटिस करी कि जो जितने भी सेल्स हैं ना एनिमल्स के अंदर, उनके ऊपर एक लेयर है, उस लेयर इसने वो लेयर ऑब्जर्व करी। अब जब उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं,
सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसने देखा, फिर इसने प्लांट सेल भी देख दिया, ठीक है, और इसने अपनी बुक भी पब्लिश कर दी यही बातें लिख कर भी, जो एनिमल सन के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल, ये बातें इसने रिसर्च करी थी वो सारी उस बुक के अंदर लिख दी। इसने ये भी देखा प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल्स। इसने तो सिर्फ सेल देखे थे, इसने सेल वॉल भी देखी प्लांट्स के अंदर भी। जो प्लांट्स है उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन होने के बावजूद भी एक सेल वॉल होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है प्लांट सेल के अंदर, उसके ऊपर सेल वॉल होती है। सेल वॉल जैसे मानो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल होती है, मतलब ये एक तरह से जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा फैलाते हैं, तो जो उसकी स्ट्रक्चर जो दे रही है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। जो उसकी आउटर जो पतला पतला सा वो गुब्बारा होता है ना, वो स्ट्रक्चर देता है ना ऊपर से, वैसे ही जैसे ये गुब्बारा है, ये फुलाया हमने यहाँ से, ये फूल गया, जिसकी ये वाली जो वॉल है ये इसको स्ट्रक्चर दे रही है ना, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल होती है, मतलब इससे चीज़ अंदर आ भी सकती है, अंदर से बाहर जा भी सकती है, ठीक है, कोई भी इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, कोई आयन्स वगैरह अंदर बाहर जाते हैं। तो सेल वॉल जो प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर एक सेल वॉल भी होती है आगे, ऐसे मोटी मोटी सेल वॉल भी होती है, ठीक है, प्लांट सेल्स के ऊपर जो है सेल वॉल भी होती है सेल मेम्ब्रेन होने के साथ साथ। ये इसने बात कही। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस जैसे बुक के अंदर लिखा हुआ है हाइपोथेसिस समझो। हाइपोथेसिस कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कोई भी पर्सन है वो कोई एजम्पशन करता है, एजम्पशन मतलब ख्याल नहीं कहेंगे इसको, कोई चीज़ के बारे में सोचता है, यानी कि अनुमान से ही शब्द है, अनुमान लगाता है भी, अपनी एक्सपीरियंस, अपनी स्टडी, अपनी ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग वो कोई अनुमान लगाता है, और वो अनुमान आगे जाकर सही हो जाता है एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन करते करते, रिसर्च करते करते, तो वो हाइपोथेसिस बन जाती है, ठीक है। इसने हाइपोथेसिस ये दी कि बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, इसने ये बात की, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंदर क्या है? सबसे पहले तो वही बात है जो पिछले साइंटिस्ट ने कही थी, मैल्थियास शेल्डन और थियोडोर शिवान ने कही थी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। पर वो दोनों एक बात नहीं बता पाए कि जो नए सेल्स हैं वो कहाँ से आते हैं, सेल्स आते कहाँ से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके ऊपर एक थ्योरी थी कि जो कि बाद में गलत भी हुई भी, उसका नाम है एबायोटिक थ्योरी। एबायोटिक थ्योरी के अंदर ये माना जाता था कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दरअसल में नॉन लिविंग से ही आए हैं, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे माना जाता था, जैसे ये मार्कर है मेरे हाथ में, इसको कहीं भी रख देंगे, ठीक है, वेट करेंगे टेम्परेचर वगैरह, तो मतलब गर्म जगह रख देंगे कहीं भी इसको ढककर, और कोई वेट करेंगे थोड़े दिन और यहाँ से लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। ऐसा नहीं है। एक साइंटिस्ट ने किया भी था, कुछ खाने की चीज़ रख दी थी और थोड़े दिन वहाँ पर कुछ अपना पसीना डाल दिया उसके अंदर और कुछ ऐसे चीज़ें हो डाल दी, तो उसके अंदर क्या था, थोड़े दिन बाद चूहे के बच्चे निकल आए। तो लोग देखे उस थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले लिया लोगों ने, पर ऐसा नहीं है। दरअसल में क्या था, अभी वहाँ पर कोई प्रेग्नेंट चूहिया आई, उसने अपने अंडे दिए और वहाँ से बच्चे निकले और लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया। पर ये बात बिल्कुल गलत है। हालांकि ये बात सही है, थोड़ी सी मतलब सही ही है। ऐसे होता है वैसे, दरअसल जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग से ही आई है। पर नॉन लिविंग थिंग से कैसे? जैसे सबसे पहले लाइफ आई, एक सेल बना होगा, ऑर्गेनिकली बना होगा कोई भी, तो उसके जैसे मीथेन है, हाइड्रोजन है, इन सबसे मिलकर ही बना है सारा जो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम पढ़ेंगे। जो सेल है उसके अंदर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ही हैं सारे, ये मिलकर ही सेल बना है। पर ये करने में बेटा बहुत ज़्यादा लंबा टाइम, मतलब बिलियंस ईयर लग गए होंगे ये सब होने के अंदर। मतलब ऐसे कुछ भी इमीडिएट नहीं है अभी, ऐसे कोई नॉन लिविंग थिंग से कुछ भी आ गया हो, ठीक है। तो ये थ्योरी वैसे गलत होगी। और दूसरा, ये जो पहला पॉइंट था ये इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, पर ये नहीं बता पाए भी जो नए सेल्स है वो कहाँ से आते हैं। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए इन 1855, इसको बड़ा बड़ा ही लिख दो यहाँ पर, भूल नहीं जाना, ये याद रखने हैं सारे। इसके अंदर यही चीज़ें मेन है, बाकी है तो सब कुछ बेसिक सा, सिंपल सा, पर याद रखने वाला है ये ईयर और साइंटिस्ट के नेम, और किस साइंटिस्ट ने क्या क्या किया था, ये सब याद रखना, ठीक है। इन 1855 रुडोल्फ वर्शो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। इसका मतलब ये उन्होंने अपनी भाषा के अंदर कहा
ठीक है, ये याद होता है तो ठीक है, नहीं तो इसका मतलब ये है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये लाइन भी समझने से पहले तुम ये समझो, इन्होंने एक कुछ भी देखा, मान लो एक इन्होंने बैक्टीरिया देखा, उसको देखते गए, ये बैक्टीरिया क्या था, थोड़े टाइम बाद डिवाइड हो गया, बाइनरी फिजन हो गया इसके अंदर, 1 से 2 हो 3 हो गए, फिर ये जो आगे 2 से ये आगे फिर 2 में डिवाइड हो गए। ऐसे ऐसे इन्होंने देखा अभी जो सेल है वो बढ़ता जा रहा है। इन्होंने एक सिंगल सेल देखा था, पर 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, ऐसे ऐसे ही बढ़ते गए। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और इससे ही पता लगाया कि जो नए सेल्स हैं, न्यू सेल्स, एक मिनट, न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम, ये न्यू सेल है जो इसी से आया ना, ये न्यू सेल है, ये भी न्यू सेल ही है, न्यू सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, ये मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल था, प्री का मतलब पहले, एग्जिस्टिंग जीता हुआ सेल, जो एग्जिस्ट कर रहा था सेल था, इसी से ही न्यू सेल आए। फिर इसके लिए ये प्री एग्जिस्टिंग सेल था, प्री एग्जिस्टिंग सेल, फिर से न्यू सेल आए। इस लाइन का यही मतलब है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और इन्होंने ये अपनी भाषा में कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, क्लियर। उसके बाद है ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, सबसे पहले क्या है ओवरव्यू ऑफ सेल के अंदर ये है, एक ओनियन पील, ठीक है, और एक चीक, ह्यूमन चीक, यहाँ से खुरच खुरच के निकाल के, छोटी क्लास में करा होगा तुमने, यहाँ से खींच खींच के निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते थे एनिमल सेल। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के नीचे देखो इनको, और ओनियन पील के अंदर हम क्या वो करेंगे भी, ओनियन पील के अंदर प्लांट सेल है, तो उसके अंदर एक डिस्टिंक्ट क्लियरली दिखने वाला, डिस्टिंक्ट का मतलब DINCT, डिस्टिंक्ट सेल वॉल दिखेगी। ठीक है, क्लियरली एक सेल वॉल दिखती है। ठीक है, तो इसका मतलब है भी प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल होती है। ठीक है, और जो दोनों के अंदर कॉमन देखा गया, जो दोनों सेल हैं उनके अंदर एक डेंस सब्सटेंस देखा गया जो कि था न्यूक्लियस। ठीक है, उसके ऊपर डेंस मेम्ब्रेन थी जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये देखो सेल दोनों, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है, और आगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। जो फिर जो सेल है वो दो पार्ट्स, दो डिवीजन होती है उसकी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव सेल्स। और जो यूकैरियोटिक होते हैं ये होते हैं मॉडर्न सेल्स। ठीक है, डायग्राम से मैं तुमको समझाता हूँ अब। जो यूकैरियोटिक सेल है, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल, वो दोनों यूकैरियोटिक है। ठीक है, उसके बारे में पहले बताया था। इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है, जिससे कि हमारे करैक्टरिस्टिक्स, जो इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के कारण हमारे करैक्टरिस्टिक्स आते हैं। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स मतलब जैसे हम बड़े, कितनी हाइट होगी हमारी, और प्रोटीन जो भी है जो बनेगा अपने अंदर, वो सब इसके अंदर होता है। लड़के बनेंगे या लड़की बनेंगे, इन सेल्स के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इसके अंदर होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट, एब्सेंट होता है इसके अंदर, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होता। जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है ये, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो है, पर इसके अंदर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वैसे सर्कुलर डीएनए बड़ा होता है, ऐसे सर्कुलर डीएनए, ठीक है। इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, ठीक है। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जैसे ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, यह है एंडोप्लाज्मिक ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके यहाँ पर ऐसे गोल्जी अपरेटस पड़ा होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह दो, गोल्जी अपरेटस कर दो, गोल्जी बॉडी कर दो, ये एक ही बात है। इनके फंक्शंस हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तुम एक बार समझने के लिए समझो भी, इसके अंदर ये होता है मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर लाइसोसोम होएगा, ठीक है। और इसके अंदर वैक्यूल्स होंगे, ठीक है। और इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो इसके अंदर होंगे, पर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होंगे, ठीक है। ये समझ आई तुमको बात। अब एक बात हो रहा है, इन दोनों के अंदर एक ऑर्गेनेली कॉमन होता है, ठीक है, जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम, एक मिनट में पेन लाया दूसरा, पेन क्या सॉरी मार्कर, ठीक है। ये जो राइबोसोम है ये इन दोनों के अंदर कॉमनली पाया जाएगा, ठीक है। ये इसके अंदर होगा राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। इसके अंदर होगा ऊपर वाला 50S और ये होगा 30S, टोटल होगा ये 70S, ठीक है। S क्या है? स्वेट्सबर्ग यूनिट है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मेज़र करने के लिए एक यूनिट है इनकी, ठीक है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे 50 और 30 तो 80 होता है, पर वो बेटा मैथ के अंदर होता है, ये बायोलॉजी है, ठीक है। इसके अंदर जो राइबोसोम होता है ये होता है 60S, 40S, ये 80S, ठीक है। राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, प्रोटीन बनाता है राइबोसोम आरएनए के ऊपर लग के। आरएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है सारी, कैसे बनेगा कैसे नहीं, और राइबोसोम उसके ऊपर लग के प्रोटीन बनाएगा। पर एक इसके अंदर एक खास बात है, इसके जैसे ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर ऐसे लगेगा, ये राइबोसोम, ठीक है। एक लगा, एक से ये 2 लगे, ये 3 लगे। जब भी बहुत सारे राइबोसोम इस पर लग जाएंगे ना, इस यूनिट को बोलेंगे पॉलीसोम, पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम, राइबोसोम। इसके अंदर पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम नहीं होगा, इसके अंदर एक आरएनए पर एक ही राइबोसोम लगेगा, ठीक है। समझ आ गई बात? राइबोसोम पे इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि राइबोसोम इंपॉर्टेंट है और ये पूछ भी लेता है कि इन दोनों के अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कौन सा कॉमन है? तो कॉमन राइबोसोम है इन दोनों के अंदर, ठीक है। जो मैंने तुमको बातें बताई हैं वही इसके अंदर मैंने पॉइंट्स के अंदर लिखा दी, ठीक है। ये मैं तुमको समझा देता हूँ वापस से, और तुम ये नोट्स के अंदर अपने लिखना इसको, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया और ये इसके अंदर नहीं होंगे। मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई मोर रैपिडली मतलब ये जो मल्टीप्लाई करेगा ना फास्ट, इससे बहुत ज़्यादा फास्ट करेगा, ठीक है, इससे फास्ट करेगा, ठीक है। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट, तुमको बताया ही था, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होंगे, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल्स,
ठीक है, समझ आ गई। यूकैरियोटिक सेल, अब इनके एग्जांपल लिख लो। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। इसके अंदर एग्जांपल एनिमल सेल और प्लांट सेल, फंगस सेल, फंजाई, ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और जो कुछ भी अपनों ने पढ़ा उन सबके नोट, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो ये बातें अपनों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने तुमको बताया था राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर मिलेगा। दूसरा, राइबोसोम आर आल्सो फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मतलब जो राइबोसोम है ये सेल्स के अंदर मिलने के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मिलता है। ठीक है, जब ये मान लो ये एक सेल है, ये समझ आएगा कि नहीं, चलो मैं 1 मिनट रुको। ऊपर समझना, ये एक मान लो सेल है, ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर यहाँ पर इसकी सरफेस पर ना राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं, ठीक है, जिससे कि ये रफ दिखता है, ROUGH रफ ER, ठीक है, जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होंगे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। और ये है इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं लगे हुए वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद एनिमल सेल्स कंटेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रियोल विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। कुछ नहीं है, एक ऑर्गेनेली हो रहा है, इसके बारे में अपना आगे डिटेल में पढ़ेंगे कैसे हेल्प करती है। बस तुम ये भी एक नोट कर लो कि एक सेंट्रियोल ऑर्गेनेली और होती है एनिमल सेल्स के अंदर, जो कि सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करेगी एनिमल सेल्स को, बस। ठीक है, ये अपने आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। नोट, बोथ सेल्स हैव सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इन साइटोप्लाज्म, इन क्या सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ही साइटोप्लाज्म में ऑक्यूपाइज दी वॉल्यूम ऑफ सेल। ये सेल है, कोई भी सेल है, इसके अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, मतलब ना वो ज़्यादा ऐसे बिल्कुल ही फ्लूइड भी नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे हार्ड भी नहीं होगा, मतलब बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट जेली लाइक, ठीक है, होगा। साइटोप्लाज्म कहते हैं इसको, साइटोप्लाज्म। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, जो कि सारी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है सेल की। ठीक है, इसके बाद साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना, मतलब एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ दी प्लांट एंड एनिमल सेल्स। मतलब जो साइटोप्लाज्म है, मतलब ये जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनको छोड़कर जितनी भी जगह बचेगी वहाँ साइटोप्लाज्म आएगा, फ्लूइड है, ऑब्वियस ही बात है। जैसे मान लो एक बाल्टी है, उसके अंदर तुमने बॉल डाल दी, तो बॉल मान लो ऑर्गेनेली है, ठीक है, उसके आसपास जितना भी एरिया बचेगा वो सबके अंदर वाटर ही ऑक्यूपाई रहेगा। वैसे ही जैसे ऑर्गेनेलीज को छोड़कर जितना भी एरिया है उस सब में साइटोप्लाज्म होता है। और ये ऑब्वियस ही बात है, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी कोई केमिकल कोई कुछ रिलीज होगा, सेलुलर एक्टिविटीज़ जितनी भी होंगी वो सारी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होंगी। इन द एंड ऑफ वीडियो ये लास्ट 4 पॉइंट्स हैं, इनको समझेंगे, उसके बाद अपने नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। नोट, माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट सेल आर 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल्स हैं जिनका साइज ही आपको ध्यान में रखना है 0.3 माइक्रोमीटर। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। नोट, द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। ठीक है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसके अंदर कोई समझने वाली बात तो नहीं है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे, जिनके कारण हमारा जो ब्लड होता है वो रेड दिखता है, उनकी जो डायमीटर है वो 7 माइक्रोमीटर दी हुई है। ठीक है, उसके बाद सम नर्व सेल्स आर लॉन्गेस्ट सेल। कुछ नर्व सेल्स होती हैं वो लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल है वो नर्व सेल है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म।
और नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम न्यूक्लियस को भी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो अगर आपको कुछ समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और कुछ भी डाउट रह गया हो इस वीडियो के अंदर, कुछ भी समझ ना आया हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।